नमस्कार, लाइव इंडिया हर पल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काजल मेहता। आज मतदान को लेकर के सुबह से ही 7 बजे से ही मतदाता अपने मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के मतदान को लेकर के तो चल ही रहा है सिलसिला, लेकिन चुनाव प्रचार प्रसार को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है काफ़ी ज़्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। लगातार देश के विभिन्न कोनों में जाकर के कहीं रोड शो तो कहीं जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। ऐसे में इस वक्त हम रोड शो की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो चल रहा है और लगातार जो है ये तस्वीरें जो दिखा नजर आ रही हैं। यहाँ पे समर्थकों का जो है हुजूम लगा हुआ है, समर्थक यहाँ पहुंचे हुए हैं। समर्थक जो है काफ़ी देर से इंतज़ार में थे, प्रधानमंत्री के एक नज़र को देखने को काफ़ी ज़्यादा बेताब थे। कई लोग जो है यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। इस वक्त जो आप देख रहे हैं तस्वीरों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रथ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी हैं। वहीं हाथ हिला करके समर्थकों का और पहुंची जनता का अभिवादन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही है जहां छोटे बच्चे भी भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ नजर आ रहे हैं और बच्चे जो है भारतीय जनता पार्टी के झंडों के साथ नज़र आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है काफ़ी ज़्यादा भारी मात्रा में, यूं कह ले कि लाखों की संख्या में यहाँ पे समर्थक पहुँचे हैं। रोड को खूबसूरती से सजा दिया गया है। जब रोड शो शुरुआत हुई थी रोड शो की, उस वक्त जो है समर्थकों में एक उल्लास देखने को मिल रहा था, उत्साह देखने को मिल रहा था और समर्थकों ने ज़ोरदार स्वागत किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। बता दें कि कल यानी कि 14 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन करेंगे और यह तीसरी बार उनका नामांकन होगा और इसे लेकर के लगातार जो है प्रधानमंत्री ने एक दिन पहले रोड शो किया है, कल उनका नामांकन है और समर्थक जो है इस वक्त नज़र आ रहे हैं। भारी तादाद में समर्थक पहुंचे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों से समर्थक यहां पहुंचे हैं। कोई अपनी छतों से तो खिड़कियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देख रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों का अभिवादन कर रहे हैं, हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। वहीं इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, इस जो वो रोड शो चल रहा है, बीते दिन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में भी रोड शो किया था और आज वाराणसी में है। वहीं कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 मई को नामांकन भी है, क्या कहेंगे आप संजय? बिल्कुल, देखिए काजल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार रोड शो कर रहे हैं। पटना में भी उन्होंने रोड शो किया, उसके बाद वाराणसी में, जहां से वो खुद जीते हुए सांसद हैं और वर्तमान में वो सांसद हैं और प्रधानमंत्री भी हैं देश के। तो ऐसे में कल वो नामांकन करेंगे, उसको लेकर लोगों की राय और जनता की जो मूड है वो जानने के लिए उन्होंने रोड शो किया है। क्योंकि रोड शो के माध्यम से जनता से, लोगों से मिलते हैं, बातचीत भले नहीं होती है लेकिन इशारा उनका होता है। कभी कभी तो ऐसी तस्वीरें सामने आती है कि प्रधानमंत्री अचानक अपने गाड़ी को रुकवाते हैं और कारकेट को रुकते ही प्रधानमंत्री छोटे छोटे बच्चों से मिलने लगते हैं, जो महिलाएं होती हैं उनसे मिलने लगते हैं, बातचीत करने लगते हैं, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने लगते हैं। जो सुरक्षाकर्मी होते हैं वो अचकित हो जाते हैं कि आखिर प्रधानमंत्री कर क्या रहे हैं, उनके मन में क्या चल रहा है। अचानक उनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो रफ्तार से रहती है, उस रफ्तार में धीमी आ जाती है, गतियाँ जो है वो धीमी पड़ जाती है और गाड़ी अचानक सड़क पर ही रुक जाती है, बीच सड़क पर, और प्रधानमंत्री सभी का अभिवादन स्वीकार करने लगते हैं, हाथ हिलाकर लगातार लोगों का स्वागत कर रहे हैं, अभिवादन कर रहे हैं। तो ऐसे में जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं वाराणसी में। और प्रधानमंत्री का कल जब पटना में था तो काफ़ी भव्य तरीके से उनका स्वागत हुआ। 2 किलोमीटर की जो है यात्रा उन्होंने की। पटना के तमाम उन इलाकों में वो गए। सब सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। 3 लेयर में रखा गया था। जो दर्शक दीर्घा में थे लोग, वो एक लेयर था, उसके बाद सुरक्षाकर्मी, उसके बाद बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी से मिल रहे थे। रंगारंग कार्यक्रम था और
गंगा आरती भी हुआ पटना में, और पॉप सिंगर भी आए थे जो राम मंदिर के गाने पर वो झूमते नजर आ रहे थे, और प्रधानमंत्री पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे थे, देखकर भीड़ गदगद थे। उसी तरीके से आज वाराणसी में भी वही नज़ारा देखने को मिला। सेम जिस तरीके से पटना में हुआ वही तस्वीरें वाराणसी के लोगों ने देखा, और वाराणसी में जो है काफ़ी कामें हुई हैं। प्रधानमंत्री वहाँ से वर्तमान में सांसद हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं, तो ऐसे में वाराणसी के लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री इसी तरीके से हम लोग से मिलते रहें, और इसका जो नज़ारा था वहाँ पर काफ़ी बदला था। पूरी भक्ति में कह सकते हैं, पूरी तरीके से जो है देशभक्ति गाने बज रहे हैं, और लोग वहाँ पर प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए, एक तस्वीर खींचने के लिए अपने हाथों में मोबाइल रखकर, और जो 400 पार है, 400 पार का मिशन प्रधानमंत्री ने रखा है, उस पर लगातार वो काम खुद कर रहे हैं। पूरी मोर्चा है जो चुनाव के, लोकसभा चुनाव के जो मोर्चा है उन्होंने ही संभाल रखा है, लगातार रैलियां कर रहे हैं। आज सोच लीजिए कि आज दोपहर शाम तक पटना में थे और आज शाम के वक्त वहां वाराणसी में हैं। तो प्रधानमंत्री 75 साल के होने के बावजूद भी लगातार वही जोश जो एक उम्र के सीमा में होती है, 20-22 के उम्र में लोग जो काम करते हैं वो उम्र की सीमा में वो काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये प्रधानमंत्री का जोश अभी भी उतना ही है जितना एक उम्र की सीमा में होती है, युवा जो करते हैं। लेकिन एक सीनियर सिटीजन होने के बाद 75 साल लोगों के हो जाते हैं तो वो थक जाते हैं, लेकिन आज भी प्रधानमंत्री लगातार 18 घंटे 16 घंटे काम करते हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री का आज पटना में भी कार्यक्रम था, पटना साहिब में वो गुरुद्वारे में गए थे, लंगर लोगों को खिलाया उन्होंने, प्रसाद लोगों को, लंगर का प्रसाद जो है वो खुद खाएं, लोगों को खिलाए और प्रसाद भी बनाए, और गुरुद्वारा में उन्होंने मत्था टेका, और उसके बाद सर पर पगड़ी, जो सिख समुदाय के एक शान है पगड़ी, उस पगड़ी को उन्होंने अपने सर पर रखा, और गुरु गोविंद सिंह के तीर्थ स्थल पर वो पहुँचे जहाँ पर उनका जन्म स्थल है, वहाँ पर पहुँचे, और जो वहाँ का नज़ारा था वह एक अलग ही दृश्य देखने को मिला। वही बात कर ले तो फिर वो उन्होंने हाजीपुर में भी आज सभाएं की है, सिवान में किया है, सभी जगहों पर जो है, मुजफ्फरपुर में भी सभाएं थी प्रधानमंत्री की, और अचानक वो अब वाराणसी में पहुंच गए हैं। काजल, तो एक प्रधानमंत्री की जो जोश है वो कहीं ना कहीं वो तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो वही जोश के साथ, उमंग के साथ लोग चाहते हैं कि काम करें प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री को एक भी झलक पाने के लिए छोड़ना नहीं चाहते हैं, एक भी मौका नहीं जाना देना चाहते हैं। जो वाराणसी के लोग हों, चाहे बिहार के हों, चाहे अन्य राज्यों की बात करें, जब भी प्रधानमंत्री उस रास्ते से गुजरते हैं तो लोग चाहते हैं कि हम उनके साथ तस्वीरें खिंचवाएं। कई बार मेट्रो में सवार होते हैं प्रधानमंत्री और अचानक उनसे जो वहाँ की जनता है उस जनता से वो मिल लेते हैं, रूबरू हो जाते हैं और बातचीत करने लगते हैं, कभी कभी तो साथ में वो तस्वीरें भी खिंचवाने लगते हैं। तो उनके मन के ऊपर है, वो जो चाहते हैं वो करते हैं, और प्रधानमंत्री एक सिंपल तरीके से जीना चाहते हैं। वो कई बार कह रहे हैं कि मेरे पास तो एक साइकिल भी खरीदने के लिए नहीं है, पैसे हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो भी है जनता का है। तो एक प्रधानमंत्री होने के नाते एक उनकी जो स्वभाव है वो सरलता की स्वभाव है, एक व्यवहार उनका एक अलग विचारधारा है जो आज तक देखने को किसी प्रधानमंत्री में आपको नहीं मिला होगा। लेकिन देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जो तीसरी बार जीत कर आएंगे और देश का सरताज फिर उनके सर पे होगा, और इस बार जो सरताज होगा वो काफ़ी अलग ही देखने को मिलेगा। तो इस बार चुनाव भी काफ़ी रोमांचक हो रहा है, और हर जगह जो स्थितियां हैं वो कहीं ना कहीं बदला नजर आ रहा है। काजल जी, मोदी का दौरा हो चुका है और आगे भी तय है। ऐसे में संजय आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एक और एनडीए अपनी पूरी तैयारियां तो कर रहा है, आज चौथे चरण का मतदान भी गुजर गया, ऐसे में दोनों ही ओर से जो है दावे किए जा रहे हैं कि जीत इंडिया गठबंधन की होगी, जीत एनडीए की होगी। जिस तरीके से जो परफॉर्मेंस देखी जा रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह जा करके जनता को संबोधित कर रहे हैं, वोट की अपील कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन में कुछ कम नहीं है। तो ऐसे में क्या लगता है जनता की जो मांग होगी, जनता की जो सरकार होगी वो कैसी होगी, और किस जो चीजें समीकरण है वो आप कैसे देखते हैं संजय?
बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल पूछा है काजल, क्योंकि इस बार का समीकरण बदला है। प्रधानमंत्री जैसे ही जिस स्थल पर पहुंचते हैं, जिन लोकसभा सीटों पर पहुंचते हैं, वहां की रूपरेखा ही बदल जाती है, लोगों का मूड बदल जाता है, स्थितियां बदल जाती है। पहले जो है लोग स्थानीय मुद्दे पर लोग जो है सांसद का विरोध करते हैं, जैसे ही प्रधानमंत्री का रोड शो होता है या सभा होता है तो वहाँ पर रुझान बदल जाते हैं। अब कल ही पटना की बात कर लें, आप पटना साहिब की बात कर लें, तो कल तक जो है रविशंकर प्रसाद का विरोध हो रहा था, विरोध देखा जा रहा था। जब भी वो चुनाव के लिए प्रचार के लिए जा रहे थे लोगों के बीच, तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा था। तो अचानक इस बात की जानकारी जब प्रधानमंत्री को होती है, देश के प्रधानमंत्री एक उम्मीदवार भी हैं प्रधानमंत्री के, तो ऐसे में जब उनको ये बात की जानकारी होती है तो वो खुद मोर्चा संभालते हैं और सड़कों पर आ जाते हैं और रोड शो करना शुरू कर देते हैं। तो एक अलग माहौल बन जाता है। वो लोग कहते हैं कि अब हम रविशंकर प्रसाद को नहीं देख रहे हैं, बल्कि देश के प्रधानमंत्री को देख रहे हैं और देश के हित की बात करने लगते हैं। तो ये एक अलग माहौल बन जाता है जब प्रधानमंत्री उस सभा पर जाते हैं। लेकिन जैसे नतीजे 4 जून को आएंगे तो सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी जो स्थितियां हमने देख रहे हैं, लगातार वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो जहां जहां वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहे हैं वहां बदलाव के मूड में है लोग, और जो मैक्सिमम जितना वोट पड़ रहा है उससे ये लगता है कि वही स्थिति में लोग रहेंगे। तो अब 5 सीटों पर जो आज मतदान हुए हैं काजल, उसमें कहीं ना कहीं कुछ सीटों पर जो है जहाँ जहाँ एनडीए की उम्मीदवार हैं, यानी नीतीश कुमार की पार्टी है, वहाँ डैमेज हो सकता है, वहाँ पर कांटे की टक्कर है। लेकिन बीजेपी के साथ कोई कांटे की टक्कर नहीं है। बीजेपी के जो भी उम्मीदवार हैं वहाँ लड़ाई और फाइट कम है। लेकिन जहाँ जहाँ नीतीश कुमार के कैंडिडेट हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार सरकार बनाने के बाद, सरकार बनने के बाद जनता अगर उनको मत भी देती है तो बीजेपी को देती है, और अचानक उनका रुख बदल जाता है। वो फिर से अगर दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, महागठबंधन के साथ चले जाते हैं, तो लोगों की ये नाराज़गी होती है। जब महागठबंधन को बिहार में अगर सरकार बनाने के लिए दिया जाता है तो नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ आ जाते हैं। तो ये सब बहुत बड़ा फैक्टर है बिहार के लिए, जो नीतीश कुमार को नुकसान पहुँचा रहा है। नीतीश कुमार से इसी बात की नाराज़गी है कि उनका कहना करना कुछ होता है। नीतीश कुमार कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। कांटे की टक्कर है, लड़ाई आसान नहीं है काजल, क्योंकि इस बार तेजस्वी यादव भी मैदान को छोड़ नहीं रहे, लगातार वो डटे हुए हैं, चुनावी सभाएं कर रहे हैं, रैलियां कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। कभी कभी तो जी, इस वक्त जो तस्वीरें हैं वो वाराणसी की आप देख रहे हैं तस्वीरें, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए दिन रोड शो कर रहे हैं और वहीं चुनाव को लेकर के अपने प्रत्याशियों के लिए जनता से अपील तो कर ही रहे हैं। साथ ही साथ चूँकि कल 14 मई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद नामांकन करेंगे, और ऐसे में आज उनका वाराणसी में रोड शो देखने को मिल रहा है, जिसमें तस्वीरों में आप साफ साफ देख सकते हैं समर्थक जो है, जनता जो है वो काफ़ी ज़्यादा भारी तादाद में पहुँचे हैं। कहीं किन्हीं के हाथ में डमरू है तो कहीं झंडे हैं, तो कहीं राष्ट्र जो गीत हैं बजा करके स्वागत कर रहे हैं, तो कहीं भक्ति गान बजाया जा रहा है। इस तरीके की जो स्थितियां है, इस तरीके से जो माहौल बने हुए हैं, जनता में काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ रथ में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी दिख रहे हैं, और वहीं पे जो है जनता का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं। वही जनता भी जो है काफ़ी ज़्यादा खुशी से इस्तकबाल कर रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रही है, और जनता का अभिवादन करते नज़र आ रहे हैं प्रधानमंत्री। और साथ ही साथ कई बच्चे, सिर्फ यहाँ पे युवाओं की भीड़ नहीं है, बल्कि छोटे बच्चे भी प्रधानमंत्री के जिस रोड शो में शामिल होने आए हैं, वो भी वहाँ उनके स्वागत में शामिल होने आए हैं। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने बच्चे, युवा और सभी आयु वर्ग के लोग पहुँचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी का अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय, तो लगातार तस्वीरें जो देखी जा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मोदी लहर हम कह सकते हैं, जहां मोदी लहर में सभी भाजपा प्रत्याशियों, एनडीए प्रत्याशियों को वोट मिल सकता है, लेकिन क्या इस चीज़ का खामियाजा, या फिर माफ़ कीजिएगा, इस चीज़ का फ़ायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है? चूँकि हर जगह तो मोदी लहर नहीं चल सकता है, ऐसे में इंडिया गठबंधन को इस चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। संजय,
बिल्कुल कुछ सीटों पर बढ़त होगी। देख लीजिए 2014 में और 2019 में इंडिया गठबंधन, जब महागठबंधन बिहार में था और कांग्रेस के साथ ही आरजेडी थी, उस वक्त खाता भी नहीं खुला था, मात्र 1 सीटें आई थी जो वो किशनगंज से जीत कर आए थे। तो ऐसे में इस बार जो है एनडीए के जो कुछ घटक दल हैं उनको नुकसान हो रहा है। आप मान लीजिए कि काराकाट जो है वहाँ पवन सिंह जीत रहे हैं, जिस तरीके से रुझान देखने को मिल रहा है। वहीं आप आ जाइए आज जहाँ पर हम मौजूद हैं मुंगेर लोकसभा सीट पर, वहाँ पे भी कांटे की टक्कर है और आसान नहीं है फाइट। पटना साहिब भी स्थितियाँ कुछ अच्छी नहीं है। तो वहीं पाटलिपुत्र जो पटना का सबसे इलाका है, वीवीआईपी इलाका है, पटना साहिब जो है पाउस इलाका है, ग्रामीण क्षेत्र भी आते हैं, लेकिन वहाँ भी स्थितियाँ आसान नहीं है, वहाँ भी लड़ाई है और कांटे की टक्कर है इंडिया गठबंधन के साथ। तो वहाँ से पटना साहिब से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जो मीरा कुमार के पुत्र हैं अंशुल, वो चुनावी मैदान में है। तो इस बार लड़ाई आसान नहीं है काजल। हर सीटों पर तेजस्वी यादव फाइट दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी पीछे नहीं हट रही है। लगातार तेजस्वी यादव खुद ही मोर्चा संभाल चुके हैं। अब 5वें चरण के जो मतदान होने वाले हैं उसकी तैयारी में अब सभी पार्टियां लग चुकी है और उसको लेकर रोड शो से लेकर सभी प्रचार प्रसार तेज़ी से हो रहे हैं। तो इस वक्त स्थितियाँ अच्छी नहीं है। इस बार लड़ाई होगी और लड़ाई ऐसी फाइट देखने को आपको मिलेगी कि जो नतीजे आएंगे 4 जून को, उसमें आरजेडी और कांग्रेस की थोड़ी बहुत सीटें बढ़ सकती है। जो कल तक खाता नहीं खुला था आरजेडी का, वो खाता बिहार में खुलेगा और कुछ सीटों पर आरजेडी की बढ़त भी होगी। जी काजल, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं जनता को संबोधित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में संजय आपसे सवाल होगा कि जो हम बिहार राज्य की बात करें, तो बिहार राज्य में बीते दिनों जब नामांकन का दौर चल रहा था, प्रत्याशियों के नाम की घोषणा चल रही थी, तो कई सीटें ऐसी थी जहां पे कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को मात खानी पड़ रही थी अपने प्रत्याशी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं जो एनडीए के प्रत्याशियों को मात खानी पड़ रही थी जो घोषणा को लेकर के। तो जनता के बीच में अभी चौथे चरण का भी मतदान संपूर्ण हो चुका है लगभग। तो ऐसे में जनता के बीच में क्या सुर्खियां हैं, क्या बातें करती है जनता, क्या चाहती है जनता, संजय? जनता इस बार बहुत कुछ बदलाव की मूड में है। कुछ लोग नरेंद्र मोदी के पक्ष में हैं तो कुछ लोग इंडिया गठबंधन के। महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, ये बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। तेजस्वी ने जो राग अलाप लिया है और जो वो मुद्दा उठा रहे हैं देश हित के लिए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे, उस मुद्दे को लेकर युवा का मन बदला बदला नजर आ रहा है। लोग मुद्दा खोज रहे थे, लेकिन अब उन्हें बैठे बिठाई मुद्दा बीजेपी ने दे दिया है विपक्ष को, और सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार का हो चुका है। क्योंकि इस बार जो देश का चुनाव हो रहा है वो महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर हो रहा है। जनता जो है इस बार सोच समझकर वोट कर रही है और पूरे तरीके से अपना जो मत है, वो जो ईवीएम का बटन है, वो सोच समझकर दबा रही है। वो चाहती है कि देश का भी विकास हो और साथ में हमारे क्षेत्र का भी विकास हो। इसी मुद्दे पर वो वोट भी कर रहे हैं। तो ये सारा बिहार का जो खेल है 40 सीटों पर, उसमें काफ़ी बदलाव देखने को मिल रहा है और इस बार कांटे की टक्कर है काजल। जी, हमें काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आया काजल। जी संजय हमारे साथ जुड़े रहिए। इस वक्त की जो चीज़ें हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो वाराणसी में देखने को मिला और जनता में काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आया, काफ़ी ज़्यादा उत्साहित नज़र आए जनता, और समर्थक भी वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। संजय आपसे आखिरी सवाल होगा, महिलाओं में भी काफ़ी ज़्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोई भी दौरा हो, ऐसे में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें जो हैं इंडिया गठबंधन के लिए थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि अलग हो जाता है, चूँकि जहाँ भी देखने को मिलता है, हम एनडीए के प्रत्याशियों की भी बात करें तो महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दिया गया है। और एनडीए में अगर कोई भी रोड शो हो या कुछ भी प्रोग्राम हो, कार्यक्रम हो, तो महिलाएं काफ़ी ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। क्या इसका भी असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा संजय? संजय, इस वक्त जो सवाल यह है संजय कि महिलाएं जो है एनडीए के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किसी भी कार्यक्रम में काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, नारी शक्ति
वंदन अधिनियम जब देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जब बिल पास हुआ सदन में, उसके बाद से ही महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। आपने सही सवाल पूछा है काजल, क्योंकि महिलाओं का बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना अगले जब विधानसभा का चुनाव होगा, चाहे वो झारखंड में हो या बिहार में हो या अन्य राज्यों में हो, उसमें महिलाओं की हिस्सेदारी काफ़ी होगी। क्योंकि जिस तरीके से आरक्षण महिलाओं को प्रधानमंत्री ने देने का काम किया है सदन के पटल पर, और सदन में जब बराबर का हिस्सा होगा महिलाओं का, तो उसमें महिलाओं की संख्या ज़्यादा होगी। आज तक लोकसभा या राज्यसभा के सदस्यों को देख ले तो महिलाओं की संख्या कम है और पुरुषों के मुताबिक। तो ऐसे में कहीं ना कहीं नारी शक्ति अधिनियम बिल, जो वंदन अधिनियम बिल आया है, उस बिल के बाद जो है महिलाओं में काफ़ी उत्साह है। आप उज्ज्वला योजना की बात कर ले तो प्रधानमंत्री ने महिलाओं को घर में चूल्हा फूंकते देखा, और जब देखा तो उन्होंने ये सोचा कि काहे नहीं, क्यों ना ऐसी योजना का लाभ महिलाओं को दिया जाए। ख़ास तौर पर ये जो योजना का लाभ जब महिलाओं को मिलने लगा और महिलाओं के नाम से गैस कनेक्शन मिलने लगा उज्ज्वला गैस योजना का, तब से ही प्रधानमंत्री के प्रति महिलाओं का काफ़ी रुझान बढ़ा है, जिसके वजह से महिलाएं काफ़ी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं उनके कार्यक्रम में। छोटे छोटे बच्चे के साथ साथ महिला अपने बच्चों को गोद में लेकर पहुंच जाती हैं रोड शो में देखने के लिए, या प्रधानमंत्री के किसी भी सभा में पहुंचने की वजह है महिलाओं की कि कई सारी जो योजनाएं लाए गए हैं केंद्र में, वो महिलाओं के लिए खास तौर पर मद्देनजर देखते हुए प्रधानमंत्री ने लाया है, जिसके वजह से इसका फायदा जो है लोकसभा के चुनाव में 2024 में देखने को मिल रहा है। और जब बिहार में 25 का चुनाव होगा और 24 में विधानसभा का चुनाव भी झारखंड में होने वाला है, तो ऐसे में इसका फायदा जो है खास तौर पर देखने को मिल सकता है। और विधानसभा में सबसे ज़्यादा भागीदारी अगर महिलाओं की होगी, टिकट ज़्यादा उन्हें चुनाव में लड़ने के लिए मैदान में उतारा जाएगा, तो इसका फायदा जो है खास तौर पर महिलाओं को मिलेगा। और महिलाएं इसलिए प्रधानमंत्री को पसंद करती हैं और प्रधानमंत्री को चाहती हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र फिर से मोदी बने, के और हम कार्यक्रमों के बारे में देश और हित में जो उनकी कामें जो हो रही हैं चीजें उसमें उनके फायदा बारे में पहुंचे बताने के महिलाओं लिए को भी। धन्यवाद संजय, खास हमारे तौर पर। साथ जी, जुड़ने के लिए और चर्चाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए धन्यवाद संजय। तो इस वक्त हम सहयोगी संजय के साथ जुड़े हुए थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो पर चर्चा हो रही थी। आज वाराणसी में उनका रोड शो था, और वहीं कल जो है उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो है नामांकन होना है, और इस चीज़ को लेकर के आज से ही तैयारियां जारी है। समर्थकों में काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास देखने को मिला। जो रथ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार थे, उस पे मुख्यमंत्री योगी भी सवार थे, और जनता का, समर्थकों का लगातार अभिवादन करते हुए नजर आए। रुख करते हैं आज के मतदान की ओर। 2024 लोकसभा चुनाव 2024 का चौथे चरण का मतदान था, और आज के मतदान में जो है जनता, मतदाता अपने नज़दीकी केंद्र, अपने मतदान केंद्रों में जा करके उन्होंने मतदान किया है। बात करें अगर मतदाताओं की, तो मतदाता जो है सुबह 7 बजे से ही मतदान केंद्रों में जा करके मतदान करते हुए नजर आए। बता दें कि 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों के लिए आज मतदान जारी रहा। और वहीं चुनावी मैदान में 1717 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला मतदाता करेंगे। इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्री, 2 पूर्व क्रिकेटर्स और 1 फिल्म अभिनेता सहित कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। बता दें कि 543 लोकसभा सीटों में तीसरे फेज तक 283 सीटों पर मतदान हो गया है। वहीं पहले चरण में 102, दूसरे में 88, तीसरे में 93 संसदीय क्षेत्रों में चुनाव कराए गए। वहीं सोमवार यानी कि आज 379 सीटों पर मतदान पूरे हो गए हैं। वहीं बता दें कि बाकी 3 चरणों में 163 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं इस चरण में, आज चौथे चरण में, कई चेहरे जो हैं दांव पर लगे हुए हैं। इस चरण में 5 केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, अर्जुन मुंडा, नित्यानंद राय, किशन रेड्डी और अजय मिश्रा टेनी की प्रतिष्ठा दांव पर है। इसके अलावा सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व भारतीय क्रिकेटर यूसुफ पठान, वहीं वरिष्ठ कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी, टीएमसी उम्मीदवार और पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आज़ाद, वहीं एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, फिल्म अभिनेता और टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा, वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन रेड्डी की बहन और कांग्रेस उम्मीदवार वाईएस शर्मिला जैसी हस्तियां अपनी किस्मत आजमा रही है। मतदाताओं के हाथ में सभी की किस्मत है और मतदाता सभी की किस्मत लिखेंगे।
जानकारी के लिए हम सहयोगी सत्येंद्र का रुख करते हैं। सहयोगी सत्येंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जो है चौथा चरण है और सुबह 7 बजे से ही मतदाता अपने केंद्रों में, नजदीकी मतदान केंद्रों में पहुंच रहे हैं। ऐसे में तस्वीरें क्या रही, चूंकि अब जो है शाम हो चली है और मतदाता जो है दिन भर अपने नजदीकी मतदान केंद्रों में मतदान देने पहुंचे थे। सत्येंद्र। काजल, उत्तर प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों पर आज जो है मतदान हुआ और ऐसे में लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्देश दिए थे और जो तैयारियां थी, उन सारी तैयारियों के बीच आज जो है 13 लोकसभा सीटों पर मतदान संपन्न हुआ है। ये वही 13 लोकसभा सीटें हैं जहां पर 2019 में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते थे। इस बार अखिलेश यादव कन्नौज से प्रत्याशी हैं और पिछले चुनाव में उनकी पत्नी डिंपल वहां से हारी थी और अब इस बार उनकी साख वहां पर लगी है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि यहाँ पर इन सभी 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी फिर से परचम लहराने की बात कर रही है और 400 पार के नारे को लेकर लगातार तैयारी चल रही है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी रोड शो बनारस में 6 किलोमीटर लंबा रहा। 5 घंटे तक ये रोड शो चलेगा। तमाम हुजूम वहां पर देखा गया। तमाम कार्यकर्ता और तमाम लोग उनके इस रोड शो में शामिल होने पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के इन 13 लोकसभा सीटों पर शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ है। तो यहाँ पर जो मतदान करने आए तमाम लोगों ने खूब बढ़ चढ़कर मतदान किया। क्या होगा जब 4 तारीख को रिजल्ट आएगा, ऐसे से इससे पहले ही तमाम लोग अपनी संभावनाएं लगाए बैठे हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे, लखनऊ में है, और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिन 13 लोकसभा सीटों पर 2019 में भाजपा काबिज थी, क्या इन 13 लोकसभा सीटों पर पुनः 2024 में अपना परचम लहरा पाएगी। क्या लग रहा है जिन 13 सीटों पर आज यूपी की चौथे चरण में चुनाव हुआ है। 19 में भारतीय जनता पार्टी के सभी उम्मीदवार जीते थे। कन्नौज जो सपा का गढ़ रहा, लेकिन वहां पर मोदी जी की लहर 2019 में देखी गई। क्या लग रहा है इन सारी सीटों का क्या समीकरण? देखिए, अब की बार प्रधानमंत्री जी की साख गिरी है, जनता में विश्वास घटा है, इसलिए अब की बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सीटें बहुत कम होंगी। और जहां तक आप कन्नौज और मैनपुरी की बात कर रहे हैं, अन्य जगहों की बात कर रहे हैं, वहां तो सीधे सीधे ये लोग 2 लाख 2.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं जो है, और भाजपा वहां हार रही है। भाजपा क्या, मोदी जी हार है, मोदी के नाम पे सरकार बनी थी। अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार मोदी सरकार। कभी ये लोग कहते हैं कि अब की बार भाजपा की सरकार, भाजपा का तो नाम ही हट गया। वहां बड़े बड़े नेता जो है इस समय जो है किनारे कर दिए गए हैं। तो आज तो 2 ही नाम 3 नाम आ रहे हैं। और पहली बात, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से जो चंदा लिया, उससे माननीय प्रधानमंत्री जी का और साख गिरी है। साख गिरती ही जा रही है, चूंकि उन्होंने कभी कहा कि वो मंगलसूत्र गायब हो जाएगा तो 2 भैंस पाले हैं तो 1 भैंस कोई ले जाएगा। ये तरह का बयान जो है बहुत ही हास्यास्पद था। तो जनता में जो है अब जान गई जनता की ये केवल घुमावदार कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जनता के साथ छलावा कर रहे हैं। और जनता उनके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं, अपार विश्वास किया था और पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाई। 10 साल में इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसको काम के नाम पे गिना के वोट मांगे। तो अब वो मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान पे वोट देने वाली जनता नहीं। जनता अब काम चाहती। बेरोजगारी की समस्या, महंगाई की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या, इस पर तो बोलते नहीं देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। जीरो टॉलरेंस कहते हैं। अरे भैया, तहसील में चले जाइए तो लेखपाल से लेके तहसीलदार तक जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, थाने में चले जाइए चौकीदार से लेके, और यहाँ नहीं, थाने में चले चौकीदार से लेके थानेदार तक भ्रष्टाचार में लिप्त है। तो क्या है, केवल आप जीरो टॉलरेंस करते हैं। आपका टीवी चैनल खूब चिल्लाता है, कागज यानी अखबार में छप जाता है, लेकिन धरातल पे जाके देखें भ्रष्टाचार का रेशियो बढ़ गया। जनता एकदम त्राही कर रही। जब तक भ्रष्टाचार समाप्त नहीं होगा तब तक भारत सोने की चिड़िया कभी नहीं बनेगा, तब तक कभी राम राज्य नहीं आएगा। केवल ये छलावा हो रहा है जनता के साथ। जनता ऊब चुकी है। जनता 10 साल वहां देख लिया, 7 साल यहाँ देख लिया, इसलिए ऊबन महसूस हो रही है। अगर कोई भी सरकार आवे, जन कल्याणकारी कार्य करे, जनता के हित का काम करे, रोजगार दे, भ्रष्टाचार समाप्त करे, महंगाई समाप्त करे, ये जनता चाहती। जनता केवल बरगलाने पे वोट नहीं देगी। तमाम मुद्दे हैं काजल। ऐसे में और लोगों से बात करेंगे जिन 13 लोकसभा सीटों पर आज चौथे चरण में मतदान संपन्न हुआ है। 2019 में ये सभी 13 सीटें भाजपा के पास थी। क्या लग रहा है, भाजपा फिर से वो 13 सीटें जीत पाएगी? देखिए, ये जो है मध्य
मध्य उत्तर प्रदेश की जो आने वाले जिले हैं, लखीमपुर, शाहजहांपुर, कन्नौज और क्या कहते हैं सीतापुर और इटावा, तो ये जितने 19 के 19 जिले हैं, ये लगभग पिछली जो सीटें थी, देखिए इन सब चीजों पे हमें एक फोकस देना चाहिए कि चुनाव में जो गहमा गहमी है और इसके चलते जो भी पॉलिटिकल पार्टीज अपनी स्टेप वाइज ले रही है, एक दूसरे को डिफेम कर रही हैं। अभी कल अरविंद केजरीवाल जी ने जिस हिसाब से बयानबाजी की है कि मतलब अभी योगी आदित्यनाथ जी का भी करियर ये लोग खा जाएंगे, तो इस चीज को लेके थोड़ा सा राजनीतिक गलियारे में एक भूकंप सा आया हुआ है। लेकिन जो सत्ता पक्ष इस समय भाजपा की अपने प्रचार करने की जो स्ट्रेटेजी है, वो लोग कुछ भी नहीं सुन रहे हैं। एक लक्ष्य, यहाँ तक कि जर्नलिस्ट भी मारा गया अगर उसने सच्चाई का साथ दिया तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देश की जनता जब भी चुनाव होता है तब भगदड़ होती है, तो ये लोग एक बेग बना के जीतना चाहते हैं। बट एक चीज होता है, कोई भी भारत का इंडिविजुअल नागरिक है, अगर वो वोटर है, तो उसको कोई 5 मिनट में कन्विंस नहीं कर सकता कि किसको वोट देना, किसको नहीं देना। यही देखते हुए लेफ्ट विंग इंडिया की जो है बहुत अच्छी मजबूत पोजीशनिंग है हर डिस्ट्रिक्ट में। रही कन्नौज की बात, तो देखिए कन्नौज के जो अपोनेंट नेता है और ये जो क्या कहते हैं बड़े लार्ज स्केल के नेता हैं अखिलेश यादव जी, इन दोनों के बीच में जो लड़ाई है वो पूरी तरह से कांटेवर है। अब देखते हैं कि सत्ता पक्ष में रहते हुए विपक्ष को कैसे वो हराते हैं, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लड़ाई होने वाली है। क्या लग रहा है, जिन 13 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हुआ है, उनमें से भाजपा क्या सभी 13 सीटों पर जीत पा रही है? हाँ, हम भारतीय जनता पार्टी 80% लोगों का समर्थन प्राप्त दल है। इसमें इस देश की 80% जनता 13 लोकसभा सीटों की 80% जो गरीब शोषित जनता थी, उसने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया और 13 की 13 सीटें चाहेंगे हमको इस देश की जनता ने दिया और हम वो 13 सीटें जीतेंगे। इसमें कोई शक वहाँ नहीं है। हमारा जो 400 पार का है, चूंकि हमने काम किया है, हम काम करने के आज इसके लिए हमको चिल्लाने के, किसी को स्पष्टीकरण देने की बात नहीं है। हमारा काम जनता के बीच में, और जनता तो इस वक्त परीक्षक के रूप में है, वो तो निर्णय सुनाई रही है। जज के रूप में जनता है, वो जैसा निर्णय देगी उसके लिए सिर्फ मात्र 20 दिन बचे हुए हैं। 21 दिन बाद फिर हम आप यहाँ मुलाकात हो। चौथे चरण में 13 सीटों पर मतदान हुआ है। 2019 में भाजपा के पास थी, क्या भाजपा उस साख को बचा पा रही है या विपक्ष भी यहाँ पर कुछ सीटें निकाल रहा है? देखिए, हम बताएं, भारतीय जनता पार्टी के चौथे चरण तक जितना चुनाव हुआ, इसमें भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हार रही है। इसलिए हार रही है कि नवयुवक बच्चे जो नौकरी के इच्छुक हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में उनको नौकरी देने का नाम नहीं लिया, तो नवयुवक बच्चे हरा रहे हैं। कर्मचारियों के ऊपर इतना दबाव बना दिए हैं कि वो उनको जबरदस्ती रिजाइन ले रहे हैं। कर्मचारी नाराज हैं। उसके बाद उधर से अयोध्या में श्री रामचंद्र जी नाराज हो गए क्योंकि उनके ऊपर छत नहीं पड़ा था और ये जो है उनका पूजन करवा दिए। तो ये सब मुद्दा है। अगर ये उनका नियमित काम चला करता रहा जन्मभूमि का, श्री रामचंद्र जी का मंदिर बनने का, तो शायद ये क्रेडिट ले सकते थे इस चुनाव में। लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट इनका डाउन हो गया कि नौजवान बच्चों को नौकरी देने का जिक्र ही नहीं किए, स्वास्थ्य में कोई बात नहीं किए, शिक्षा पर जो है 28% GST लगा दिए। इसलिए जनता 80 करोड़ जनता इनको जो है हटाने का काम कर रही है। ये सत्ता में आने वाले नहीं है अब 200 साल। क्या कहना चाहेंगे, जितनी लोकसभा सीटों पर चुनाव हुआ है, आज चौथे चरण में 13 लोकसभा सीटों पर हुआ, क्या लग रहा? देखिए, ये चौथा चरण का चुनाव हुआ है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर 13 सीटों पर लोकसभा का चुनाव हो रहा, जिसमें कन्नौज से लेकर के सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर, धौरारा ऐसी जगहों में चुनाव हो रहे हैं। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से चुनाव जीत रही है और 2024 में केंद्र में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन का जो अलायंस है उसकी सरकार बन रही है। और जहां तक महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने क्या किया कि अगर कोई ज्वेलरी खरीद रहा है
उस पे मालूम है 4%, 3% टैक्स, और दूध, दही, आटा, दाल, चावल पे 28%, 25%, 18% जीएसटी। तो ये महंगाई पे इनके कोई लगाम नहीं लग पाई और इन्होंने बड़ा घुमाने की कोशिश करी, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद। लेकिन देश की 140 करोड़ आवाम पूरी तरीके से समझ चुकी कि अब इंसान को आज जरूरत है शिक्षा की, स्वास्थ्य की, रोजगार की। इस पे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुकी है और अब इनकी काठ की हांडी बार बार नहीं चलनी। 2014 में जब ये सरकार में आए तो मंदिर मस्जिद के नाम पे सरकार में आ गए। 19 में फिर मोदी जी ने कहा कि हमें हिंदू मुसलमान पे नाम पे आ गए। अब 2024 में चाहे हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई, भारत पाकिस्तान, कोई मुद्दा ले आए, यहां तक कि नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया, जिस दिन कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हुआ उस दिन से भारतीय जनता पार्टी, चाहे मोदी जी हो, अमित शाह जी हो, योगी जी हो, इनके सबके दिमाग बिल्कुल ठंडे हो गए, क्योंकि कांग्रेस ने ऐसा मैनिफेस्टो जारी किया कि गरीब महिलाओं को साल में 1 लाख रुपया, और मोदी जी ने 22 लोगों का अरबपति संघपति बना दिया। देश के 140 करोड़ लोगों में सिर्फ उनको 22 लोग दिखे। तो इस वजह से देश की आवाम पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है और देश में ये चुनाव हो रहे हैं, इसमें भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरीके से मुंह की खानी पड़ेगी और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी। तब इस देश का, इस मुल्क का नौजवान, शिक्षा, रोजगार, छात्र छात्राएं, महिलाएं, सारी कानून व्यवस्था और डेवलपमेंट का काम होगा। क्या कहेंगे, क्या कहते हैं? अब इन्होंने तो बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि किसी पर टिप्पणी तो नहीं की जा सकती है। हमको एक सवाल बता दीजिए आप कि तेजस्वी जी अलग अपना घोषणा पत्र दे रहे हैं और राहुल जी अपना घोषणा पत्र अलग दे रहे हैं और अखिलेश जी घोषणा पत्र अपना अलग दे रहे हैं। तो ये आप समझ लीजिए नियत कपटी बनाए झपटी। एक कहावत लोग कहा नियत नहीं सही है, तो जब नियत सही हो तो पुण्य बरकत आगे जाती। बैसाखी की लड़ाई ये लोग मुसलमानों की नाजायज कमजोरी का फायदा उठाना चाहते। बहन मायावती ने 23 मुसलमान उत्तर प्रदेश में उतारे और अखिलेश यादव जी ने और राहुल गांधी ने केवल 6 मुसलमान उत्तर प्रदेश में उतारा है। एक भी नहीं उतारा है, भाजपा ने एक भी नहीं उतारा है। बाकी भाजपा ने अपना शिकार भी नहीं बनाया है कि इनको जो है मुसलमानों विश्वास। अरे एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी में 4 वर्तमान में MLC है मुसलमान, भुक्खल नवाब, दानिश आजाद और मोहसिन रजा और तारिक मंसूर। सांसद प्रत्याशी को नहीं उतारा? सांसद प्रत्याशी, अरे सांसद प्रत्याशी जिसने नहीं मांगा टिकट, लोग यही भेदभाव पैदा कर रहे हैं सपा और कांग्रेस वाले। इसी से आप आंकड़ा लगा लीजिए, अब इनसे ले लीजिए जवाब। फिर कि आज तक कोई भी सरकार ये बोला है कि हमको 400 सीट लाओ, मैं बाबा अंबेडकर का जो है संविधान बदल दूंगा। मतलब आप 5 किलो गरीब जनता को राशन दे रहे हो, तो क्या आप जनता को खरीद लिए हो कि आप जो है उसका संविधान बदल दोगे, उनके पूर्वजों का बनाया हुआ? बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान आप पलटने की बात कर रहे हो। आप दलित वोट कैसे पाओगे, आप पिछड़ा वोट कैसे पाओगे, हमको बताइए आप। उनको अपने बाबा से प्रेम नहीं है क्या? और नहीं, जो हिंदू भी होगा वो भी हिंदू भी खड़ा रहा। आज जो खड़ा है, लोग खड़े हैं वो संविधान के बल पर खड़े हैं। आप तो अंग्रेजों वाली नीति ला रहे हो कि उनको कोल्हू में जो है पेरवाओ, और उसी के लिए जो है गांधी परिवार ने देश को आजाद करवाया, आजादी मिली, संविधान लिखा गया कि वो कोल्हू में न पेरा जाए। और आज जो है आप हिटलर शाही वाला वही रवैया अपना रहे हो, जनता मर रही है। आप जो है वैक्सीन, पॉइजन वाली वैक्सीन लगवा करके ताली थाली बजवा रहे हो। कहाँ का नियम है हमको बताइए? कार जलवा रहे हो। एक मिनट भैया, एक मिनट। तो काजल, यूपी में 13 लोकसभा सीटों पर चौथे चरण में मतदान संपन्न हो गया है और 5 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 56.35% है। सबसे ज्यादा खीरी में 62.75% मतदान हुआ है। वहीं कानपुर में 50.91% वोटिंग रही है। यहाँ पर अखिलेश यादव कन्नौज से चुनाव लड़े हैं और उनके विपक्ष में जो है भाजपा से सुब्रत पाठक, वर्तमान में जो सांसद थे 19 में, वो यहाँ पर लगे जो है इनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। तो इन सभी 13 लोकसभा सीटों पर बहुत सी जगह भाजपा ने जो वर्तमान में सांसद हैं उन लोगों को हैट्रिक लगाने का चांस दिया है, लेकिन
तमाम मुद्दे हैं जिन लोगों से बात हुई। अगर उन मुद्दों पर मतदाताओं ने मतदान किया है तो जीत का अंतर भी कम हो सकता है और सीटें भी कम हो सकती हैं। काजल। जी सत्येंद्र, चूंकि आज चौथे चरण का मतदान था और जनता का ये रवैया, जनता कहीं ना कहीं अपनी एक जिस सरकार को लाना चाहती है उसके पक्ष में तो बातें कर ही रही है, लेकिन यहाँ पे तस्वीरें जो है ये भी है कि लगातार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो रोड शो देश के विभिन्न हिस्सों में रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज उन्होंने वाराणसी में रोड शो किया सत्येंद्र, और कल उनका वाराणसी में जो है नामांकन है। इस चीज को किस नजर से आप देखते हैं सत्येंद्र? अरे भाई कंट्रोल गिरा बाबू जगजीवन राम हमेशा कांग्रेस न्यूज की प्रधानमंत्री कहने को नहीं। आवाज नहीं आ रही। सत्येंद्र, आज तो चौथा चरण का मतदान था और जनता ने भी अपना मूड बताया कि क्या जनता का मूड है, लेकिन इस वक्त की जो तस्वीरें हैं जो वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा रोड शो किया गया और कल उनका नामांकन है, इस चीज को किस नजर से आप देखते हैं सत्येंद्र? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है अपने आप में बड़ा चेहरा है और जब बनारस से चुनाव लड़ रहे हैं, 14 में वहां से जीते, 19 में जीते और कई बार उन्होंने वहां रोड शो किए। तो लेकिन इस बार का जो रोड शो है उनका 6 किलोमीटर लंबा रोड शो है और 5 घंटे में ये रोड शो तय होगा। इसी के साथ साथ जो तमाम बड़े नेता भाजपा के इस रोड शो में शामिल हैं, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ रथ में सवार हैं और पीछे से तमाम बड़े लीडर्स नेता उनके साथ हैं। जगह जगह उनका स्वागत किया जा रहा है, आरती की जा रही है, चाहे किन्नर समाज के लोग हो या साधु समाज के लोग हो या फिर बच्चा या महिलाएं हो, तमाम लोग उनको देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए आतुर हैं। लेकिन ये सारी चीजों के बीच उनके इस रोड शो में बड़ी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। माना जा रहा है कि करीब 10 लाख लोग उनके इस रोड शो में शामिल हैं। तमाम वो लोग भी इस रोड शो में शामिल हुए हैं जो काशी में कभी दर्शन करने आते थे और इस बार भी दर्शन करने आए हैं। वो लोगों को भी एक मौका मिला है उनके रोड शो में शामिल होने के लिए। तो भव्य आयोजन वहां पर उनके रोड शो का देखा जा रहा है। लोगों में जोश है, उत्साह है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं और भाजपा के तमाम जो लोग हैं समर्थन में, वो लोग बड़े ही जोश के साथ वहां पर भारत माता की जय के नारे और तमाम भगवान राम के नारे और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नारे लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। काजल। सत्येंद्र, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। सत्येंद्र, धन्यवाद। तो ये है लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार जो है सरगर्मी तेज है। ऐसे में जनता ने भी अपनी बातों को रखा और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो भी देखा। रोड शो जो है काफ़ी ज़्यादा हर्षोल्लास और उत्साह के साथ जो है देखने को मिला। अब ऐसे में लोग चुनाव को लेकर के 3 चरण के मतदान हो चुके हैं और चौथा चरण का मतदान भी लगभग हो गया है और ऐसे में जो है दोनों ही तरफ से जो है लगातार जीत के दावे किए जा रहे हैं। और इसी मुद्दे पे चर्चा के लिए हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी अनिरुद्ध जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, लगातार जो है तस्वीरें 3 चरणों के चुनाव की देखने को मिली और आज चौथा चरण का भी लगभग खत्म हो गया है। ऐसे में दोनों ही तरफ से दावे किए जा रहे हैं जीत के। अनिरुद्ध। काजल, आज चौथा चरण भी बीत गया और चौथे चरण की जो वोटिंग परसेंटेज है वो हम लोगों के सामने है। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं या आंध्र प्रदेश की बात करते हैं कि तो यहाँ सबसे ज्यादा वोटिंग लगभग 5 बजे तक का जो आंकड़ा हम लोगों के पास आया है वो लगभग 68% है, यानी 68% मतदान इस दोनों राज्य में आया हुआ है। कम जो है बिहार में है और जम्मू कश्मीर में महज जो है 36% दिखाई दे रहा है कि 36% ही मतदान हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि जो भी वोटिंग हो रही है निश्चित तौर पे कड़ी टक्कर होगी और हर सीट पर है। लेकिन जिस तरीके से मोदी का जलवा दिख रहा है, चाहे आज बनारस में की बात करें, कल पटना की बात थी जो रोड शो हो रहा था और आज वो बिहार में 3 जगह जनसभा भी की, तो जो भीड़ दिख रही है अगर वो वोट बैंक में तब्दील होती है
तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मोदी का जलवा 10 साल बाद भी कायम है। हालांकि सीट पर टक्कर है। अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जो 5 सीटों पर आज मतदान था, तो दरभंगा की बात करें तो वहां 54% लगभग मतदान हुए हैं 5 बजे तक। उजियारपुर में 55%, समस्तीपुर में 56%, बेगूसराय में 54% और मुंगेर में 51%। यानी सबसे कम वोटिंग जो हुई है वो मुंगेर में हुई है। मुंगेर वो इलाका है काजल जो ललन सिंह का इलाका है, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं, जदयू के बहुत मैंने कहा जाए तो नीतीश कुमार के दाएं हाथ समझे जाते हैं ललन सिंह। तो ललन सिंह वहां उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ एक बाहुबली कहें, दबंग कहें, अपराधी किस्म के लोग कहें तो अशोक महतो है, और अशोक महतो की पत्नी अनीता महतो वहां सीधी टक्कर दे रही है। आज संजय ने जो वीडियो हम लोगों को दिखा रहा था या जो लाइव में तस्वीरें दिख रही थी मुंगेर से, तो ये देखा जा रहा था कि किसी बूथ पर मतदाता नहीं है, यानी वोटर नहीं है, आते हैं तुरंत वोट डालते हैं चले जाते हैं। वहां भीड़ नहीं थी, लाइन नहीं थी, लेकिन किसी बूथ पर लंबी लाइनें थी। काजल, इस चीज को समझने वाली बात है, क्योंकि मुझे याद आ गया 2009 का लोकसभा जब हम मुंगेर में इसका कवर कर रहे थे, तो खासकर दियारा क्षेत्र जो कहा जाता है, जो नदी किनारे का क्षेत्र था, उस क्षेत्र में यही चीज था और उस समय भी ललन सिंह ही थे उम्मीदवार के तौर पर। और वहां देखा गया कि वहां जो दियारा इलाका है वहां होमगार्ड के जवान को इन लोगों ने तैनात किया था, और जो भी शहरी इलाका है वहां सीआरपीएफ की जवान थी, यानी केंद्रीय अर्धसैनिक पुलिस बल की तैनाती थी, और वहां पर गड़बड़ होती थी। वो गड़बड़ी आज भी हमें देखने को मिली। एक तस्वीर, एक वीडियो में हम समझ गए कि वहां क्या हो रहा है। जिस बूथ पर एंटी पार्टी का ज्यादा वोटर है, आप ये समझो काजल की ये समझना चाहिए कि एक ही स्कूल में 3 बूथ हैं, नहीं 4 हैं, 248, 49, 50, 51, जिस बूथ की मैं बात कर रहा हूं, और वहीं पर 250 में भीड़ नहीं है, 249 में भीड़ नहीं है, 251 में भीड़ है और 1400 वोटर है। और वो 1400 वोटर में ये माना जा सकता है कि जिस तरीके से वो लोग बात रख रहे थे, तो 70% वोटर किसी एक दल के थे, यानी कि कहा जाए इंडी गठबंधन के थे, और वहां स्लो चल रही थी। तो ये होता है एक बहुत बड़ी सोची समझी वोटिंग कराने की रणनीति। हालांकि इलेक्शन कमीशन को इस पर ध्यान देना चाहिए कि इस तरीके की नहीं होनी चाहिए, किसी पर 550 और किसी पर 1500, और उसकी रफ्तार कम। तो मुंगेर में होने का मतलब ये मुझे समझ में आ गया, 2009 की बात याद आ गई कि वहां वोटिंग आज भी कैसे हो रहा है। जहां एंटी है वहां रफ्तार कम कर दो, जहां इनके पक्ष में है वहां रफ्तार बढ़ा दो। ये मुंगेर में देखने को मिला। बाकी जो है बेगूसराय पता है गिरिराज सिंह का इलाका है। गिरिराज सिंह एक फायर ब्रांड नेता है बीजेपी के, और उनके जो विपक्ष में है वो सीपीआई के नेता है। तो निश्चित तौर पर गिरिराज सिंह जो भी वहां वोटिंग हुई है, और खासकर बेगूसराय भूमिहार बाहुल क्षेत्र आता है, मुंगेर भी भूमिहार बाहुल क्षेत्र आता है, तो ये दोनों से लगभग जो भी एनडीए के कैंडिडेट हैं, लगभग इनकी जीत जो वोटिंग है, जो मतदाता कह रहे हैं उसके अनुसार लगभग तय है। लेकिन जो विपक्ष हैं, खासकर मुंगेर में, उन्हें भी वोट कम नहीं आने वाला है, उनकी भी वोट आएगी। अनंत सिंह निकलने का फायदा हो गया। अनंत सिंह को जो अंतरिम जमानत कुछ दिनों के लिए दी गई थी, पेरोल पे वो निकले थे, तो वो खासकर मोकामा और बाढ़ का जो क्षेत्र है वो निश्चित तौर पे वोट बैंक में तब्दील कर दिए जो नाराज व्यक्ति थे, चाहे जिस परिस्थिति में करे। लेकिन वोटिंग जो हुई है बाढ़ में, मोकामा में, ये वोटिंग देखने को मिला कि नहीं, ये ललन सिंह को ही वोट गया है। अब मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर की बात करते हैं। समस्तीपुर में 2 मंत्री की बेटी, एक मंत्री की बेटी और एक मंत्री के बेटे, यानी महेश्वर हजारी के बेटे सन्नी हजारी और अशोक चौधरी की बेटी सांभवी चौधरी, ये दोनों मैदान में हैं। बड़ा जबरदस्त टक्कर है समस्तीपुर में। महेश्वर हजारी भी को भी कम नहीं आंका जा सकता है, वो भी एक अच्छे नेता हैं, काबिल नेता हैं और लोगों के बीच में रहने वाले नेता हैं। और दूसरी तरफ वो रामविलास पासवान के रिश्तेदार भी हैं। वहीं अपोजिशन में चिराग पासवान का कैंडिडेट सांभवी चौधरी, जो जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, अशोक चौधरी का उनकी बेटी है। तो यहाँ टक्कर है, यहाँ कुछ कहा नहीं जा सकता है समस्तीपुर में कि जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी। और अगर जीत हार का जो तय होगा 4 जून को, जो हम लोगों के सामने रहेगा, तो निश्चित तौर पर फासले बहुत कम रहेंगे। उसी तरह उजियारपुर सीट, उजियारपुर की बात करते हैं। उजियारपुर में भी आज वोटिंग थी। आलोक मेहता आरजेडी के एक कद्दावर नेता है उजियारपुर में, और लेकिन उनके जो एनडीए से जो है वो है नित्यानंद राय, यानी दोनों में सीधी टक्कर है। निश्चित तौर पे नित्यानंद राय को यहाँ फायदा मिलेगा, जिस तरह से वोटिंग हुई है, जो वोट प्रतिशत
बता रहा है या फिर जो वहां के मतदाताओं का कहना है तो उसको फायदा होगा। कुल मिलाकर ये कहा जाए कि एनडीए का जो कैंडिडेट है ये 5 सीट में लगभग 4 सीट पे उनकी जीत सुनिश्चित है, और खासकर मोदी का जो कार्यक्रम हो गया उससे कुछ तब्दीली भी आई है। काजल, जो तस्वीरें हैं अनिरुद्ध, ये तो एक तरफा हो गया, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे एनडीए की बात करें तो एनडीए में लगातार तस्वीरें ये हैं कि मोदी लहर में लोगों की जीत होगी। जो प्रत्याशी हैं, इस तरह की चीज़ें जनता के बीच से, हमारे जो सहयोगी है जो जनता के बीच में रहते हैं उनके पास से आ रही है कि जो मोदी लहर में जो प्रत्याशी है उनकी जीत हो सकती है। लेकिन अगर हम उनके प्रत्याशियों की बात करें, पर्टिकुलरली प्रत्याशियों की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो इन जनता का जो मत है वो जीतने के में असमर्थ है। जनता का मत उन्हें नहीं मिल पाएगा अगर मोदी उनके पास ना हो और मोदी उनको संबोधित ना करे। इस पे क्या कहेंगे अनिरुद्ध? ये काजल दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी की कि 2014 का भी चुनाव वो मोदी के नाम पर ही जीतेंगे, 2019 का चुनाव भी वो मोदी के नाम पर ही जीतेंगे, 2024 में भी उन्हें मोदी के नाम पर ही जीतना है, नहीं तो नैया पार नहीं होने वाली है। 10 वर्ष बीत गए और 10 वर्ष में ये एक कद्दावर नेता स्थापित नहीं कर पाए भारत में, न ही बिहार में। अगर उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर को छोड़ दिया जाए तो बाकी कोई भी नेता किसी के नाम पर वोट नहीं पड़ने वाला है। अगर मोदी का नाम न जुड़ा रहे तो वोट नहीं पड़ेगी, क्योंकि पब्लिक का जो मूवमेंट है, पब्लिक का जो बयान है, जो हम लोगों के पास वो बोलते हैं, सीधा कहते हैं कि हम मोदी को जानते हैं, मोदी, हम कैंडिडेट को नहीं जानते हैं। कैंडिडेट से उनकी नाराजगी है। गया की बात करें, गया में भी मैं देख रहा था कि सिर्फ मोदी ने। अगर दूसरे मुंगेर की बात करें, ललन सिंह की छवि बहुत अच्छी नहीं है, खासकर प्रशासनिक क्षेत्र में। वहां वही होता है जो ललन सिंह चाहते हैं, वहां वही अधिकारी की तैनाती होगी जो ललन सिंह चाहते हैं। ये किसी से छिपा हुआ नहीं है, लेकिन मजबूरी है लोगों के पास कि मोदी को वोट देना है, मजबूत सरकार बनानी है, मजबूत हाथ में भारत होनी चाहिए, इसलिए वोट पड़ रहा है। और ये दुर्भाग्य है भारतीय जनता पार्टी, अगर ये नेता नहीं बनाए तो आने वाले समय में बीजेपी फिर वही 100 के नीचे आने वाले हैं। इस बार जो वोट हो रही है, इस बार जिस तरह से वोटिंग हो रही है, 400 पार के नारे ये लगा रहे हैं। किसी नेता की हिम्मत है कि उनके नाम पर 4000 वोट पड़ जाए? नहीं है आज के डेट में, खासकर बिहार में तो नहीं है। और 400 पार इस बार जनता इनको देने वाली नहीं है। कुल मिलाकर 300 और 320 के बीच इनकी सीट आने वाली है। अभी तक 4 चरण की जो वोटिंग हुई है उससे स्पष्ट है। गुजरात में ये क्या कहते हैं, उत्तर प्रदेश में ये सीट लूज कर रहे हैं, बिहार में इनकी सीट लूज हो रही है, खासकर जेडीयू जहां कैंडिडेट है वहां सीट लूज करने वाले हैं ये। आखिर ये बीजेपी के जो सपोर्टर हैं, अगर कहें कि आरएसएस ने भी नाराजगी है। क्यों नाराजगी है? क्योंकि ये पुराने चेहरे को ही टिकट दे रहे हैं। अगर बिहार में बात करें तो एक चेहरे को छोड़ दिया जाए तो सारे घिसे पिटे चेहरे जिनको पब्लिक देखता रहा है। देश बदलाव चाह रहा है, नए नेता की जरूरत है, यंग नेता की जरूरत है, पढ़े लिखे लोगों की जरूरत है, लेकिन ये पुराने लोगों के ढोने के चक्कर में आज तक लगे। मोदी की सोच ये नहीं है, पता नहीं टिकट कैसे बढ़ती है। ये तो जनता सीधा कहती है कि जो 20-20 वर्ष से, 15-15 वर्ष से, 25 वर्ष से जो बीजेपी में लगे हुए, क्या उन्हें टिकट का हक है या नहीं है? बड़ी बीजेपी ने गर्व के साथ, चाहे जो भी पुराने नेता हैं, सभी ने गर्व के साथ कहा था कि बीजेपी ही एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी भेदभाव नहीं किया, कभी परिवारवाद में नहीं गया। ठीक है, परिवारवाद में नहीं गए, लेकिन जिस तरीके से सीट का बंटवारा करते हैं, आप कैंडिडेट उतारते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ियां हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री क्यों हार गए थे पिछले बार जब झारखंड में चुनाव था? तो क्या मुख्यमंत्री के दावेदार, कहा जाए कि वो मुख्यमंत्री थे और उनके अपोजिशन में जिन्होंने जो खड़ा हुए और उनको हड़वा दिए वो बीजेपी का नेता था? बीजेपी ने उनको टिकट क्यों काट दिया? बड़ा सवाल है। वही सवाल आज जनता कर रही है काजल, कि बड़ी समस्याएं हैं, हमें कैंडिडेट से हम खुश नहीं हैं, हम सिर्फ मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो ये माना जाए कि 2024 का लोकसभा चुनाव भी मोदी के नाम पर ही नैया पार होगी, और मोदी हैं तभी मुमकिन है, ये कहा जा सकता है। पब्लिक का जो ये है कि मोदी है, क्यों पटना में मोदी को आना पड़ा? क्योंकि रविशंकर प्रसाद यहां फिर पुराने घिसे पिटे कैंडिडेट दे दिए गए। रविशंकर प्रसाद कभी भी क्षेत्र में 5 वर्ष में नहीं घूमे हैं। लोगों का आरोप है कि जब चुनाव जीते हैं 2019 के बाद, तो 2024 तक रविशंकर प्रसाद सिर्फ टीवी में ही दिखे, लोकसभा में ही दिखे, बाकी जो है कहीं नहीं पब्लिक के बीच में गए हैं। और अब चुनाव होने वाला है रविशंकर 1 जून को, और अभी तक उनका मूवमेंट गली मुहल्ले और रोड पर नहीं है, घर में नहीं है
कि आप 5 दिन में आके हाथ जोड़ के कहेंगे कि मोदी के नाम पर वोट दे दीजिए? और यही वोट प्रतिशत गड़बड़ाने के चलते मोदी को कल यहाँ पटना ऐसे सेफ जोन में जो हमेशा बीजेपी का गढ़ रहा है, वहां पर उन्हें रोड शो करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये नेता लोग जो है अपने बदौलत चुनाव नहीं जीत सकते, और यही स्थिति रही तो आने वाले समय में बीजेपी का रास्ता बहुत ही दुर्लभ हो जाएगा। क्योंकि मोदी जो है 75 साल बाद जाएंगे मार्गदर्शक टीम में। इन्होंने ही बनाया है कि 75 साल के बाद सारे लोग मार्गदर्शक टीम में जाएंगे। 75 साल जब मोदी के पूरेंगे, मार्च 2-3 वर्ष बचे हुए, उसके बाद फिर बीजेपी की वही हाल होने वाली है। बीजेपी अगर नए लोगों को ना उतारे, नए चेहरे को नहीं उतारे, तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में इस बार चुनाव जीत जाएंगे, इस बार सरकार बन जाएगी, निश्चित तौर पर बहुमत की सरकार बनेगी, लेकिन बीजेपी के किसी नेता के नाम पर वोट नहीं मिला है। यह स्पष्ट तौर पर, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, झारखंड की बात करें, कहीं भी, गुजरात तक की बात करें, कहीं भी वोट जो है सिर्फ और सिर्फ मोदी के। मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें, सभी जगह सिर्फ मोदी का वोट पड़ा है। काजल जी अनिरुद्ध, तो ये जो है चौथे चरण को भी लेकर के ये बातें साफ तौर पे साफ हो गई हैं कि मोदी लहर में ही अगर प्रत्याशियों को मत मिलते हैं तो वो मोदी लहर में ही मिल पाएंगे। लेकिन वहीं इंडिया गठबंधन की भी बात करें तो इंडिया गठबंधन भी कुछ खास कम तैयारियां नहीं कर रही। इंडिया गठबंधन भी पूरे जोरों शोरों पर तैयारी कर रही है। धन्यवाद अनिरुद्ध, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। हमारे साथ जुड़े थे वरिष्ठ सहयोगी हमारे अनिरुद्ध, जिनसे हमने चर्चा की। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के चौथे चरण के मतदान भी खत्म हो गए हैं और 3 चरणों के चुनाव को भी हमने देखा। मतदान में जनता का जो मत रहा, वो जो चेहरे हैं, जो दिग्गज चेहरे उतर रहे हैं चुनावी मैदान में, वो जनता का मतदान तय करेगा। मतदाता तय करेंगे कि किसकी किस्मत में क्या लिखा है। लेकिन फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही कि दोनों ही पक्षों की ओर से जोरदार तैयारी है। एनडीए की भी जोरदार तैयारी है, वहीं इंडिया गठबंधन की भी जोरदार तैयारी है। आगे क्या कुछ होता है, सारी चीज़ों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, लेकिन फिलहाल दीजिए इजाज़त, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।